दादू, ये हमारा दूसरा एपिसोड होने वाला है। सबसे पहले तो आपको चरणेश पाश। कुछ तो बताया मस्त। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले जो हमारा ये जो डाला था इंटरव्यू का पार्ट, उस पर लोगों ने बहुत अच्छा, मेरी उम्मीद से थोड़ा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया, ऑडियंस अच्छी रही। तो अब ये जो हमारा सेकेंड, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सेकेंड इंटरव्यू है, इसका नाम जो इसका टाइटल रहेगा वो रहेगा द मर्डर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो दादू की लाइफ से रिलेटेड है। तो दादू, क्या है इस टाइटल के पीछे का जो मीनिंग है वो क्या है? थोड़ा सा बहुत लॉजिक वाला है, बहुत मीनिंग वाला है। देखो बेटा, मध्यम क्लास का हर आदमी चाहता है कि हम तरक्की करें। मिडिल क्या? क्लास का। हम 3 भाई हैं। आप 3 भाई। हाँ, एक भाई साहब अब शांत हो चुके हैं, पर हम 3 भाई थे। हम्म। तो हम तीनों भाई ने मिलकर सोचा कि कोई इंडस्ट्री लगाए। गवर्नमेंट का खूब प्रचार होता था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाए और ये और वो, और ये फैसिलिटी दी जाएगी, वो फैसिलिटी दी जाएगी। तो सबसे छोटा वाला भाई था, भाई है मतलब, तो वो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट से अप्रूव था गवर्नमेंट से। तो आइसोनियाजिन और नियासिनामाइड आईपी वो बनाने में अप्रूव था। तो हमने सोचा कि मिलजुल के कोशिश की जाए। अच्छा। हम 2 भाई, मैं, बड़े वाले भाई साहब और मैं, हम तो गवर्नमेंट सर्विस में थे। हमने छोटे वाले भाई को कुछ मदद, हमने सबने इकट्ठा किया, मदर से लिया, और सब इंडस्ट्री स्मॉल स्केल लगाई। वो लगाई नियासिनामाइड आईपी बनाने के लिए। नियासिनामाइड। मगर बेटा, उद्योग लगाना किसी भी मध्यम क्लास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इस वजह से कि सरकारी विभाग इतने लगते हैं और उनकी कार्रवाइयां करने में तो आप तो इंडस्ट्री तो चलाना एक तरफ रहेगी, आप खाली खाली उनकी कार्रवाइयां और उनका लेटर ऑफ जवाब देने में ले जाओगे, ये हालत कर देते हैं। और हर सरकारी कर्मचारी को पैसा चाहिए, खुली बात। तो अब हमने इंडस्ट्री लगे तो उद्योग विभाग, अब उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उसके बाद हमने लोन की कार्रवाई करी, मशीनों के लिए कोटेशन लाए बनवा के कि कहाँ से कौन सी मशीनें बनवाएंगे, कोटेशन वगैरह सब लिया, कंप्लीट करा। बिल्डिंग बनाना, नक्शा वगैरह ये वो सब उद्योग विभाग से प्लाट अलाट कराया। उद्योग सही मायने में बेटा, अगर इस टॉपिक पे पूरे पे अगर चाहो तो एक फिल्म बन सकती है, मर्डर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा। हाँ, तो ये किस समय की बात है जब आप कितने बड़े थे? ये बेटा बात होगी 1990 के आसपास, 1990। 1990। हाँ, तो किसी इंडस्ट्री को कितने विभाग लगते हैं? उद्योग विभाग, पॉल्यूशन विभाग, हेल्थ एंड सेफ्टी, नापतोल विभाग, लेबर विभाग, विद्युत विभाग, और वित्त निगम, बैंक, और छोटे मोटे न जाने क्या क्या। अब आपको हर जगह से लाइसेंस लेना, हर जगह अप्लाई करना, हर जगह की फीस भरना। तो ये सब मैं ये मानता था बेटा कि मेहनत करेगा आदमी तो सफल होगा, और दुनिया में मेहनत करने वाले को कोई पीछे नहीं हटा सकती। भगवान को भी उसकी मदद करना पड़ेगी। मगर इस इंडस्ट्री का जो मर्डर होने के बाद मेरे को ये लगा कि नहीं यार, हाँ, कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता तो आपको ये जितने भी है गोइंग कर्मचारी और ये उद्योग विभाग वाले और ये अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और बड़े बड़े जो उद्योग वाले हैं, पूंजीपति है, उनके तो ये बैंक वाले और विभाग वाले और सारे विभाग वाले तो केवल तलवे चाटते हैं जाके, सर सर, और उनकी लिमिट से बाहर हेल्प करते हैं। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मध्यम परिवार का आदमी होगा, उसका गला घोटने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये तरीका है एक विभाग। तो हमको, हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि क्या है ये चीज। तो अब मैं आपसे शुरुआत से सब समझना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुई और क्या इसके पीछे का संघर्ष रहा। देखो बेटा,
मैंने बताया कि हम 3 भाई थे, एक भाई केमिस्ट था। तो हमने उसको पूछा कि तू प्रोडक्ट बना लेगा तो अपन सब मिल के करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लगा लूंगा। तो हमने बेसिक ड्रग्स की इंडस्ट्री लगाई है, और नियासिनामाइड आईपी बनाने के लिए इंडस्ट्री लगी। तो ये जो था प्रोडक्ट ये कहाँ काम आता था? ये विटामिन बी टाइप टॉनिक होता है और करीब करीब सभी मेडिसिन में साइरप में डलता है। अच्छा इंसान के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वो। अच्छा, मतलब एक तरह से दवाई हाँ, है, मेडिकल फील्ड में काम आता है। हाँ हाँ। चलिए ठीक। तो अब इसके लगाने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किया हुआ। उसके बाद हमने लोन की कार्रवाई करी। वित्त निगम में लोन लेने की कार्रवाई बना के सबमिट कर दी। सबमिट करने के बाद कम से कम 1.5 साल 2 साल हमको चक्कर लगाने पड़े विभाग के, वो ये कागज लेके आओ, और विभाग लगता था इंदौर और हम रहते हैं जावरा में। तो हम दूर के वहां जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये लेके आओ, फिर जाओ तो वो लेके आओ। ये नहीं है, टाइम तो लाइन भी नहीं था कि इतनी वो सुविधा। समय ना तो मोबाइल था ना कुछ था, लैंडलाइन फोन था केवल। तो बहुत परेशान होते थे। फिर भी जैसे तैसे फिर किसी ने, एक ने मेरे को कुछ सजेशन दिया था कि अमुक अमुक लोग वित्त निगम के हैं, उनको आप एंटरटेन करो, मिस पार्टी वार्टी दो है, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने उनको पार्टी वार्टी दी करा। तो दूसरे दिन उन्होंने मेरे को सैंक्शन लेटर दे दिया। अच्छा हाँ, तो मैंने मेरे खुश हो गया, सैंक्शन लेटर मिल गया, मतलब तो आपका काम हो गया। हाँ। मैं आज में मालूम पड़ा तो वो सैंक्शन होने के बाद वो फाइल चली गई लीगल डिपार्टमेंट में, वित्त निगम के। अच्छा अब लीगल डिपार्टमेंट का चक्कर काट रहा हूँ। अरे भाई कर दो नहीं, अरे भाई कर दो नहीं। उन्होंने फिर बाद में वो लीगल डिपार्टमेंट में करने के लिए वहाँ दरमनात करके अब कोई ऑफिसर थे, चेयरमैन थे वित्त निगम के, उन्होंने कह दिया कि आपका लोन तो सब सैंक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, आप तो केवल पोल्यूशन बोर्ड की से जो है वो ले आई है, क्या ना, परमिशन। तो मैंने कहा था मेरी तो इंडस्ट्री छोटी सी कॉटन इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, इसमें पोल्यूशन तो है ही नहीं। तो नहीं, हमको तो चाहिएगा। ठीक है भाई। आप, मैं वहां से फिर भोपाल चक्कर लगाया, भोपाल दौड़ रहा, मैं गया वहाँ मालूम पड़ा कि 3 कॉपी में फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट की कॉपियां लगाना पड़ेगी और वो सब कंप्लीट देना पड़ेगा। और फिर यहाँ साल भर में 1 बार मीटिंग होती है या 2 बार होती है, ऐसा कुछ था। उसमें एक अधिकारी डेप्यूट होगा और उस अधिकारी की फीस भरना पड़ेगी आपको, और वो अधिकारी आके वहां देखेगा और देखने के बाद फिर वो अपनी ओपिनियन देगा। तो वो यस देगा, नो देगा, उसके आधार पर आपको पोल्यूशन का मिलेगा। अरे बाप रे, मतलब वो पूरा बहुत लंबा काम। हाँ, मतलब ऐसा लंबा काम था, वो 2-4 साल को होगी। अच्छा हाँ। तो मैंने कहा कि आप क्या करें, तो कहीं कहीं अच्छे लोग भी होते हैं। तो मैंने पोल्यूशन बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उनका जो पीए था वो कुछ भला आदमी लगा। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने कहा भैया क्या कर रहे हैं यार, देखो तो हमारे तो छोटी सी इंडस्ट्री है यार, ये कंडीशन है। तो मैंने ना, आप तो छोटी इंडस्ट्री स्मॉल, इसके लिए तो आपको थोड़ी लगता है ये, तो मैंने इसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने एक सर्कुलर दिया मेरे को कि इसकी आप कॉपी करना और आपकी एक वो ऐसे एप्लीकेशन बना के और सबमिट कर देना। मैंने सब कुछ कर दी तो पोल्यूशन बोर्ड से, और फिर मैं वहाँ सबमिट, पहली बात तो ये कि पेपर्स तो थे ही नहीं वहाँ। फिर आया, फिर भोपाल में गया, फिर सबमिट करे, फिर उसको पेपर दिए। वहाँ सबमिट करने के बाद उन्होंने कहा था आप एक काम करना है कि 1 महीने बाद आना। हम वापस आ गए, फिर महीने बाद कंप्लीट हुआ, फिर गए। फिर जाने के बाद ये हुआ कि उन्हें खैर उस कर्मचारी का सहयोग रहा, तो उसकी वजह से वहाँ मेरे को एनओसी मिल गई पोल्यूशन बोर्ड की। अच्छा। हाँ, कि इनको किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। हाँ। मैं बड़ा खुश हो गया, मैं खून भर गया, और मैं वो लेटर लेकर भोपाल से निकला तो सीधा इंदौर आया। अच्छा। और इंदौर आ गए और धर्मेंद्र जी को मैंने वो स्लिप भेजी कि चेयरमैन से मिलना था। ये तो सब बड़े बड़े होते हैं, अधिकारियों से मिलना कोई मजाक नहीं होता। अच्छा, हाँ मुश्किल काम। हाँ बिल्कुल। तो स्लिप भेजी, बैठा रहा। फिर उन्होंने मेरे को बुलवाया करीब 4:45 बजे के आसपास। मतलब बहुत घंटे तक काम। हाँ, वह वेट करवाए। फिर मैंने उनको कहा कि सर ये मैं पोल्यूशन बोर्ड से ले आया हूँ एनओसी, और मेरा वो सैंक्शन लेटर दे दी। तो कहता मारे मैंने तो, मारो, वो देखो वहाँ इंडस्ट्री में मार दिए भोपाल में है, गैस से मार दिए लोगों को,
तुम भी मारो। तो मैंने कहा साहब वो बहुत बड़ा उद्योग था, मेरी तो काटेज इंडस्ट्री है, 3 कमरों 4 कमरों में है, तो मैं क्या मारूंगा किसी को क्या। तो ठीक है हम कर देंगे बाद में, जाइए, और मजा दिया। फिर आवा भैया, फिर मतलब उस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ था, हाँ तो उनका वो कहते थे। हाँ, उस समय वो भोपाल गैस कांड हो गया था। अच्छा तो हाँ, फिर वो उसकी आड़ लेके मेरे को दौड़ाने की कोशिश थी। अच्छा। तो वो गैस इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, और मेरी तो 3 कमरों में चलने, 3 कमरे ने हाल में चलने वाली इंडस्ट्री थी मेरी, छोटी छोटी सी इंडस्ट्री। पर था खैर, वो आने के बाद हम आए, वो सारे पेपर लेके, फिर हमने जो है कहना चाहिए कि हमको सेंक्शन हुआ, फिर वो उसकी पूरी कार्रवाई हुई मॉर्टगेज की, ये वो सब होने के बाद फिर हमने कहा कि आपकी प्लिंथ तक हाइट इंडस्ट्री की हो जाएगी, उसके बाद हम रिलीज करेंगे। खैर हमने पैसे करके जैसे तैसे, और वो खैर इंडस्ट्री भी बनी, और वो मशीनें भी कंप्लीट हुई, मशीनें भी लगी। फिर विद्युत विभाग, अब लाइट नहीं थे, यार इतने पैसे भरो और उसके बाद हम आके देखेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो उसने कम से कम फॉर्म भरने के बाद भी विद्युत मंडल वाले सब इंजीनियर ने बहुत परेशान किया। चांस ली, उस समय अच्छे अधिकारी थे, मैंने वो क्या है कि मेरे पास मिला करते थे, कहीं ना कहीं मेरे से मुलाकात थी उनकी, दोस्त। हाँ, तो दोस्त जैसे थे, मैंने उनको जाकर बोला, मैंने कहा मैंने अप्लाई किए तो इतने दिन होगा, दिवाली आ गई है और मेरे इंडस्ट्री शुरू करना, अभी भी अंधेरा रहेगा वहाँ। उनको एकदम गुस्सा आने के, ऐसी कैसी बात यार, तुमने मेरे को पहले नहीं बोला। मैंने फट घंटी बजे और 3 चीज इनको सब इंजीनियर को बुलाया, अभी जाके चालू करो, वहां पर कनेक्शन कंप्लीट करो। जब क्या बात है। जबकि हाँ, जबकि मेरे अंदर की सारी लाइनें वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी, मशीनों की फिटिंग वगैरह सब कंप्लीट थी, अच्छा खाली लाइन जोड़ना बस, इसमें विद्युत मंडल वाले परेशान कर रहे थे। फिर उनने सब वो कर दिया, अधिकारी ने डांट फटकार लगाई तो सब कर दिया ने। फिर कहने का यार हमारा दिवाली का यार दोना है यार, तो फिर उनको भी चाय पानी करी और मीठे मीठे खिले, ये करके रवाना किया। अब ये होने के बाद भी इंडस्ट्री नहीं चलती है अभी तक, मतलब बन गई है पूरी ना, इंडस्ट्री बंद गई, इंडस्ट्रियल एरिया में अपने प्लॉट मिल गया, वहाँ सब बन गया। मशीनें कंप्लीट हो गई, सब हो गया। हाँ अब आपको चालू करना तो उसके लिए आपको बैंक से लोन मिलेगा रॉ मटेरियल के लिए, वो भी वो आता पड़ी। हाँ, तो उसकी फाइलें हमने चला रखी थी। तो वो बैंक मैनेजर हम जाए तो वो जो शेयर होता था हमसे देखे नहीं, बात नहीं करे। क्या हुआ। हाँ, अरे ये बैंक वाले इतने बेईमान होते हैं कि जो भुगतना है वो जानता है। बेटा देखो, सही सही बात है, देखो मैं सब बैंक वाले खराब नहीं होते, हर आदमी बुरा नहीं होता है, मगर कहीं कहीं कोई ऐसे वाहियात होते हैं कि जो दिल में ठेस लगती है। मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं। हाँ, कुछ कुछ होते हैं ऐसे। तो फिर वो तो फाइल ही हाथ में नहीं लिया। मैंने कहा हमारा अकाउंट खोल लो, सीसी का अकाउंट खोलना है। तो वो कह के मेरे को अभी टाइम नहीं, बाद में देखूंगा फलाना ये वो। तो फिर साहब एक जाके एक सीए को पकड़ा ना, उस सीए ने ऊपर से आरएम ऑफिस से फोन लगवाया, जब जाके ना उसने साहब सीसी अकाउंट खोला, और अकाउंट खोला ना, फिर उस अकाउंट के मार्फत हमारा जो है लिमिट के लिए अप्लाई किया। तो लिमिट हमारी सेंक्शन करना थी, तो वो हुई नहीं। मैं उसमें भी दौड़ भाग करते रहे ने, करीब जाके ना इसमें भी साल भर लगा, जब जाकर लिमिट रॉ मटेरियल के लिए हाँ बढ़ती लगा वहाँ। तो सेंक्शन हुआ, उसके बाद रॉ मटेरियल मंगाया, फिर इंडस्ट्री चालू करी, फिर नियासिनामाइड बनाया। पहली बैच कंप्लीट हुई और नियासिनामाइड का रेट 300 रुपए किलो डाउन, तो एकदम मतलब। हाँ, जो फिनिश प्रोडक्ट हमारा नियासिनामाइड आईपी, हाँ, उसका मार्केट रेट 300 रुपए किलो डाउन। वो उसका रेट कितना था। अब बेटा इतना याद नहीं रहा। तो फिर हमने क्या करा कि थोड़े दिन वेट कर लो यार, रेट बढ़ जाएगा, तो बनाएंगे। तो हमने 2-3 महीने 4 महीने रुके, और 4 महीने बाद भी रेट नहीं बढ़े। फिर परेशान हो गए कि यार क्या करेंगे। तो हमने उस प्रोडक्ट को जिस रेट में गया उस रेट में बेचा, पैसा कलेक्ट करा, वापस बैंक के मार्फत हमने फिर रोटेशन चालू करा, और दूसरा प्रोडक्ट सेट किया, रेनी निकन कैटलिस्ट। ये जो है अपना सॉर्बिटोल, जो ये साइरप आते हैं ना, साइरप, हाँ, साइरप में जो चाशनी जैसा होता है ना, मीठा मीठा, हाँ हाँ, वो बनाने में वो कैटलिस्ट का काम करता है।
अच्छा हाँ, रेनिकल कैटलिस्ट कहते हैं उसको। हाँ तो हमने फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने एक मशीन एक्स्ट्रा मंगाई। ये सब खर्चे हमने दिए तो करते गए। और एक पल्वराइजर लाए और बहुत माथाफोड़ करी के वो प्रोडक्ट बनाया, वो सेट किया, वो चालू हो गया, उसका प्रोडक्ट बन गया। अब ले जाके ने हमने अहमदाबाद की एक इंडस्ट्री को दिया वो प्रोडक्ट, हमारा सैंपल। तो यहाँ से आप अहमदाबाद गए। हाँ, मैं अहमदाबाद गया बेटा, क्योंकि वहाँ लगता था, यहाँ तो कोई इंडस्ट्री है ही नहीं बनाने वाली। क्या तो कौन कौन रहता था आपके साथ? मैं छोटा भाई, हम दोनों दौड़ते रहते थे। आप दोनों? तो फिर वहाँ गए, वहाँ जाके वो हमारा सैंपल पास हो गया, हमको ऑर्डर मिल गया। तो उस जमाने में ऑर्डर मिला था 2 टन का, कैसा कुछ ऑर्डर मिला था। तो उनने 3 महीने की साइट मांगी। मतलब 3 महीने की उधारी पर माल देना पड़ेगा। अच्छा, और हमारी लिमिट कम, हम तो वो हो रहा था 3 लाख, शायद 3,20,000 का, मतलब देना पड़ता। तो वो देते, तो हमारे पास तो लिमिट कुल 1,20,000 की थी, जिसमें तो हमारा वो दूसरा प्रोडक्ट हुआ है, माल खा पैसे डंप हो गए उसमें। तो अब ये कैसे चालू करें? हुआ भाई, फिर तो छोड़ा इसको। छोड़ा इसको। हाँ, इसको छोड़ा। फिर हमने सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो रतलाम में लग जाए। अच्छा तो रतलाम में उस समय 4 इंडस्ट्रियां थी जो टीएमपी बनाते। टीएमपी मीन्स सेप्ट्रॉन, है ना। तो ये मेडिसिन, इसको बनाने में आइटम लगता था जीएनटी, गुनिडाइन नाइट्रेट, GNT। तो फिर हमने जीएनटी के लिए प्रोसेस उसकी देखी और उसकी टेक्नोलॉजी ली थोड़ी। कुछ तो भाई जानता था, कुछ उनका दोस्त था, उसने बताया, और फिर हमने जीएनटी बनाया। बढ़िया बनाया। और हमने इनको रतलाम वाली इंडस्ट्रियों को सैंपल दिए, हमारा सैंपल पास हो गया। सैंपल पास होने के बाद फिर ये है कि उन्होंने ऑर्डर दिए हमको। तो ऑर्डर दिए, पर उनके भी ये था कि क्रेडिट चाहिए, कोई 3 महीने मांग रहा, कोई 2 महीने मांग रहा। हमने जैसे तैसे इधर से पैसे इकट्ठे करके न वो देके न वो चालू करने काम करा। तो धीरे धीरे हमारा काम फिर रोटेशन चलने लगा, GNT बनाने का। जीएनटी बनाने का। इस दरमियान क्या होता है कि एक बड़ी इंडस्ट्री को जीएनटी की जरूरत लगती थी। फिर क्या हुआ कि रतलाम में है एक बड़ी इंडस्ट्री थी। उस इंडस्ट्री का जो चीफ था, उसका ससुर केमिकल सप्लायर का काम करता था। तो वो क्या करता था कि वो केमिकल वहाँ दूसरी जगह से लाता और वहाँ थोड़ा ज्यादा रेट में उस कंपनी को सेल कर देता। अब चूंकि दामाद खुद बैठा हुआ है, तो कौन पूछने वाला उस आदमी को। और उसको मालूम पड़ा कि हम जीएनटी बना रहे हैं, तो हमारे पास आ गया। वो कितना आ गए, यार तो तुम्हारा जीएनटी हुई है, हमको तो जितना बनेगा मैं लूंगा। हम बड़े प्रसन्न हो गए कि यार ऐसा आदमी मिल जाए कि सारा प्रोडक्ट लेने, तो अपने को तो बहुत बढ़िया। और उसने रेट ऐसे बताया कि जिसपे हमको ठीक नहीं लगा। तो हमने कहा नहीं यार इतना। फिर जैसे तैसे एक रेट पे हमारा कुछ फिक्स हुआ, तो उसको देना चालू कर। अब उसको देना चालू करा तो वो ले जाता और सप्लाई कर देता। वो कम से कम 20 रुपए किलो ज्यादा ले रहा वहां से, अच्छा, इंडस्ट्री से डायरेक्ट में। और हमने उनको सैंपल भेजा, तो हमने हमारे सैंपल को पास तो कर दिया, पर हमको ऑर्डर नहीं दिया उस कंपनी ने, क्योंकि ससुर जी बैठे हैं वहां पर। तो ससुर जी जो सप्लाई करे वो दूसरे से छोड़ ले वो। तो ऐसा चला। तो उसमें क्या हुआ कि फिर बाद में जाके और हमारा काफी पैसा उसमें अटक गया। तो हमने कहा पैसे दो। तो ऐसे टाइम उसने बेईमानी करी, दिवाली के टाइम हमको पैसा नहीं दिया। और वहाँ के जो हमारे प्रोडक्ट की जो बोरियां जब नहीं देती थी, पॉलिथीन पेपर और उसमें पैक होती थी
जैसे खाद की थैली आती है ना, उस टाइप से पैकिंग होती थी। तो उसमें किसी ने कोई केमिकल गिरा दिया, तो वो केमिकल गिरने से वो प्रोडक्ट में कलर फॉर्मेशन हो गया, वो तुम्हारा माल तो फ्यूल हो गया, फलाना ये वो, और आप तो जो है मैं तो पैसे नहीं हुआ, दिवाली पे पैसे नहीं दिए हमको, वर्करों को पैसे देने में बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ हुई। तो हमने कहा कि वो माल हमको दो, हम उसको ओके करके देंगे। तो वो ओके के माल तो अभी तो माल कैसे दूँ, आप तो हमको पहले पैसे दो उसके बाद माल दूंगा। अरे बड़े बहुत परेशान करा उस आदमी। फिर जैसे तैसे वो हमने सब सब्सिडाइज किया, फिर अब वापस हमने चालू करा। फिर हम करने लगे। फिर हमको एक बार उसने कह दिया कि तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उस इंडस्ट्री से ऑर्डर ले आओ। तो हमने फिर उसके चिप को खबर करी, और हमने जो है वहाँ सारा कहना चाहिए अपना प्रोडक्ट और क्वालिटी और सब लिख के भेजा हमको। उन्होंने ऑर्डर दे दिया हमको, ऑर्डर दे दिया। पर वो ऑर्डर आने के बाद उससे रेट के मामले में निगोशिएशन करने के लिए बुलाया वो बड़ी इंडस्ट्री के चेयरमैन ने। अब उसके सामने बैठे, उसने सब ऐसी वैसी बातें करता रहा जैसे तैसे। फिर वो हमारा रेट शायद 50 रुपए किलो या कुछ रेट पे होते हुआ खैर। तो हमने 3 महीने की साइड मांगी। हमने कहा कि ठीक है 3 महीने की साइड देंगे। अब हमने 3 टन 9 टन का ऑर्डर दिया था उसने। हाँ, 9 टन सप्लाई करना था हमको 3 महीने का। हाँ, मतलब 9 टन सप्लाई करना आपको 3 महीने के अंदर। अच्छा। तो मैं 1 महीने में 3 टन बना के कंप्लीट करके वो कहना चाहिए कि जमा उनको कर दिया सेल आउट। और बकायदा क्या होता था कि बिल और बिल की कॉपी और कहना चाहिए कि जो चालान जिससे माल बेचते हैं वो, उसकी एक कॉपी तो उनको जाती है इंडस्ट्री को, एक कॉपी बैंक को देते हैं। तो वहां से जो सीधा पेमेंट आता है वो हमारे बैंक के अकाउंट में आता है, नगद कोई पेमेंट नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है कि हमारी लिमिट के हिसाब से हम तो बिल्कुल क्योंकि अन्य प्रोडक्ट में बनाए परेशान हो चुके थे, तो हमने बैंक को कहा कि भाई ये हमने ये माल, एक हमारी लिमिट थी 1,20,000। तो हमने कहा कि 1.5 लाख का माल तो हमने बुक कर दिया है, ये चालान और ये बिल की कॉपी, और आप हमको जो हमारी बिल परचेस लिमिट है 80,000 वो हमको दे दो, तो हम आगे का ऑर्डर फुलफिल कर लेते। तो वही मैंने जो कहा ना कि बैंक चाहे तो इंडस्ट्री को राइज अप कर दे, और बैंक चाहे तो इंडस्ट्री का गला घोट दे। ये बिल्कुल अटल सत्य है, कोई का बाप नहीं रोक सकता इस बात को। तो बैंक पार्टनर होती है, हर इंडस्ट्री के पार्टनर बैंक होती है। क्या बात है। हाँ, क्योंकि बैंक को उससे ब्याज मिलता है, पैसा मिलता है, सब मिलता है। आपकी हर सर्विस में तो पैसा कटता है उनका, तो वो पार्टनर होती है। पर जब पार्टनर ही आपका साथ बदमाशी करे, गला घोटे आपका, तो फिर आपको कौन बचाएगा। तो यहाँ एक ऐसे श्रीमान थे कि उन्होंने मेरी वो लिमिट को यूज नहीं करने दिया, बिल परचेज लिमिट नहीं थी, और मैंने 3 महीने की साइड पे 1.5 लाख का माल दे दिया वहां। अब वो 3 महीने बाद में पेमेंट आएगा, तब तक मेरे क्या करना। मैंने खूब कोशिश करी, उनके हाथ जोड़ ली मैनेजर साहब की कि सर कर दो, आपको कुछ चाहिए तो ले लो। और वो किसी न किसी और बड़े प्रभाव में था। मैं आरएम के पास गया, आरएम की बात तो उसने नहीं मानी। फिर मैं वो भोपाल गया, फिर बात ये कौन सी बात होती है जब बिल परचेसिंग लिमिट हमारी सेंक्शन लिमिट यूज नहीं करने दे। जब हमारी ये मतलब आप हाँ हम ये दे, अरे बैंक क्या है बेटा, तुम क्या समझो। तो मैंने फिर डीजे थे मिस्टर होता करके, उनको साहब किसी सोर्स के मार्फत खबर भेजी कि साहब कोई इंडस्ट्री वाले मिलना चाहते हैं। और तो उन्होंने मेरे को, जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा भोपाल में उनकी डीजीएम साहब के यहाँ, उनने फट चपड़ा से खड़ा था। उन्होंने कहा आप सोनी जी मिल गई। यस साहब, आप करने गए। हम मेरे साथ एक मेरे फॉरेन रिश्तेदार थे, वो भी साथ में बैठे, और वहां जाके फिर सब बात हुई। मैंने सारी लेटर और सारा कॉरेस्पॉन्डेंस सब बताया उनको, साहब ये हालत है, और मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, मैं तो बच्चे दिन डूब जाएंगे। तो उन्होंने फिर एक मिस्टर कुछ नाम भूल गया वो थे, वो किसी जमाने में रतलाम आरएम ऑफिस में थे जब मेरी लिमिट सेंक्शन हुई थी, वो आए। तो उनको कहा कि तुरंत और इस मामले में उससे रिपोर्ट कॉल करो। और मेरे से ये बोले कि यार आरएम ने इसको सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया मैनेजर को। मैं क्या रहनो साहब, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आरएम साहब और मैनेजर साहब दोनों मिले हुए। तो फिर
उनने फिर जो भी कार्रवाई करी, और बाद में ये हुआ कि 8 दिन में मैनेजर साहब यहाँ से ट्रांसफर हो गए, गोली मान के जावड़ा से रवाना हो गए। अच्छा, हाँ फिर सस्पेंड नहीं हुए। हाँ, तो चंदपुर बेंगलुरु में या हो गई कि सोनी जी ने ट्रांसफर करा दिया मैनेजर। अरे मेरे को मेरी इंडस्ट्री चलाना, मेरे किसी को ट्रांसफर कराना थोड़ी मतलब। अब वहाँ बैंक के दूसरे कर्मचारी, क्योंकि वहाँ मैनेजर ही नहीं है, तो वो तो कहते साहब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे को जब तक वहां से 1.5 लाख रुपया आया 3 महीने में, तब तक मेरी इंडस्ट्री खड़ी रही, तब तक का मेरा इलेक्ट्रिक का बिल, लेबर का बिल, पानी का चार्ज, और दीगर खर्चे, और खुद के भी खर्चे, परिवार के, ये सब करते करते हालत खराब हो गई, और हमारा आगे का ऑर्डर नोटन वाला लक्ष्य हो गया। वाह साहब। फिर मैंने क्या करा कि मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो अब मैंने पूरी मेहनत करी, 2 प्रपोजल बनाए। एक प्रपोजल बनाया कि आपका पूरा पेमेंट लो और एनओसी दे दो, ठीक। और एक प्रपोजल बनाया कि मेरी लिमिट जो है इसको 10 लाख की कर दी जाए। प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूँ, लिमिट कोई फोकट में नहीं मिलती है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ता है, तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हो, या तो ये कर लो या ये कर लो। दो प्रपोजल दे दिए बैंक को, तो भी यानी नहीं, वो साहब वो ध्यान ही नहीं दे, ना इस बात को हाँ करे, ना इस बात को हाँ करे, कोई पूछे ही नहीं, कोई बोले ही नहीं। मैंने दूसरे बैंक को जाके कंसल्ट किया, तो दूसरे बैंक ने कहा कि खाली आप वहां से एनओसी लेके आ जाइए, दूसरे दिन मैं आपको लिमिट दे दूंगा। इतना भला आदमी था। अच्छा, हाँ, उन्होंने जिस बैंक का ही था वो इतना बड़ा, वो दूसरी बैंक का आदमी पर इतना भला आदमी था। उन्होंने कहा कि आप 10 लाख की लिमिट कर रहे हो, मैं आपको 20 लाख की लिमिट दूंगा। क्या बात। हाँ, पर ये छोड़े तो जाऊँ ना। हाँ सही बात है, मतलब उससे नहीं वो नहीं उसके बेचारा वो मदद करे। नहीं, ये प्रपोजल एक्सेप्ट करे न वो करे, मैं इसमें परेशान हो गया। फिर मैंने इस दरमियान बहुत परेशान होने पे मैंने जैसे तैसे इधर से उधर से पैसे करके मैं इंडस्ट्री चलाना करता रहा। और कहना चाहिए कि बाद में ये सेंट्रल जो मिनिस्ट्री होती है ना बेटा देश की, वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है नीचे, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। तो हमने ग्लोबलाइजेशन किया, और उसमें तो ग्लोबलाइजेशन का नाम क्या था, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में क्या हुआ कि जो टीएमपी रतलाम की इंडस्ट्रियां गल्फ इंडस्ट्री को 1800 रुपए किलो में बेचती थी, वो प्रोडक्ट इंडिया में चाइना फेंक रहा 1000 और 1100 रुपए किलो में। 1800 रुपए का प्रोडक्ट चाइना की तरफ से गया है, वो 1000 में। चाइना दुश्मन कंट्री, हाँ, तो उसने यहाँ फेंकना चालू कर दिया। तो यहाँ की जो रतलाम की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी टीएमपी बनाने वाली, सब बंद हो गई। तो इतना घाटा होगा तो फिर कैसे चलेगी। और वो दिन बंद हो गई, तो हम भी बंद हो गए। फिर तो जीता मेहनत करी, अगर बैंक वाले समय पे सपोर्ट कर देते तो हम जीत जाते। मगर ये जरूर है, फिर बाद में लोगों से एक और कहावत सुनने को मिली कि किसी से अगर दुश्मनी हो या बदला लेना हो तो उसको कहना कि इंडस्ट्री लगा ले। और उस इंडस्ट्री के चक्कर में फिर मेरा पूरा परिवार बेरोजगार हो गया, मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी। इस दरमियान ये सारा काम झेले, खाने पीने की दिक्कत जैसे तैसे, और हर रिश्तेदार आपकी हंसी उड़ाने को तैयार रहता है। मैंने इंडस्ट्री पे रात से खड़े होकर सूरज उगते हुए देखा कई बार, एक झपकी नहीं ली। मेहनत, फुल मेहनत। हमारे बेटा ये जरूर है कि कितनी भी मेहनत कर लो, अगर ये जो सपोर्ट करने वाले सपोर्ट नहीं करें तो आपका सत्यानाश हो जाता है। ऐसे में आत्महत्या करने वाले विचार भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं और आप कर्जे में डूब गए हो। आपको कर्जा उतारना है, सरकार का भी उतारना है, बैंक का भी उतारना। फिर तो सब ये कहना चाहिए जैसे वो लपकते नहीं अशुद्ध भाषा में को भूखे डागी, इससे सब लपकते, फिर आदमी को फाड़ के खा जाए। पैसा दो। हाँ, मकद में लग जाते हैं। मैंने क्या क्या फेस नहीं किया बेटा, मैंने इतना फेस किया है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई माई का लाल चाहे तो इस पे पूरी
पिक्चर में सीरीज बन सकती है, बड़े और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बस ये है बेटा, और कुछ नहीं। ये तो वकालत कहना चाहिए LLB कर रखी थी, और कहना चाहिए सनद ले ली थी, और वकालत करने लगे जैसे तैसे करके न भगवान ने धीरे 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 करके न वापस सब सही किया। बाकी मरने में कोई कसर नहीं थी बेटा। ये है जिंदगी, ये है इंडस्ट्री। बहुत खतरनाक दौर रहा उस समय। बेटा वो दौर ऐसा देखा, उस समय आपका कोई साथी नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता। और हाँ, मित्र में एक दो परिवार ऐसे थे जो ऐसे समय में भी हमारे परिवार के साथ जुड़े रहे, हमारे आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी किया और प्रेम से भी रहे। एक दो रिश्तेदार और एक दो इष्ट मित्र ऐसे थे बस। बाकी तो सब आपको कहना चाहिए कि हंसी ले आते थे। उधर लगा, और फिर मैं कोर्ट में आया वकालत करने, तो मेरे को दूसरे वकील लोग क्या उद्योग लगाए थे, नहीं क्या हो गया, बहुत अपमान के घुट पीना पड़ते हैं ऐसा लगता है। पर फिर भी मैं हंस के हाँ लगाया था, चल कोई बात नहीं, ऐसे करके। और मैं तो वो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हिंदुस्तान की अनेक इंडस्ट्रियां बंद हुई है बेटा, अनेक इंडस्ट्रियां। तो ये बाकी बड़े बड़ों को तो फर्क नहीं पड़ता, बड़े बड़ों को तो सब जी हजूरी चम्मच सर लग जाती। स्मॉल इंडस्ट्री, इसका इंडस्ट्री कभी नहीं लगाना, कोई कह दे तो नहीं लगाना। अपने तो दादा दाल रोटी खाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, मध्यम क्लास हो मध्यम क्लास ही रहो, तो अच्छे नहीं, बेकार की बात। बहुत खतरनाक टॉपिक था ये, बहुत बड़ा टॉपिक था जो हमने अभी समझ लिया है। बेटा मैंने आपको शार्ट में बताया, बाकी मैंने क्या क्या झेला है, मेरे परिवार ने क्या क्या झेला है, मेरे छोटे भाई के परिवार ने क्या झेला है, और मेरे मदर ने और क्या क्या झेला है, हम सब ने, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मानसिक रूप से कितना परेशान रहे, क्या रहे, कोई नहीं जानता बेटा। बहुत खराब वक्त निकला वो। कभी भी कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे बहुत ज्यादा मिले, अच्छे तो कम मिले। हाँ दादा, आपका जो ये जो प्रोडक्ट बनते थे, हाँ, वो जो कौन सा नाइस साइड नाइट जो हमने फर्स्ट सेनावाइड। हाँ, ये और JNT, इनके बारे में जरा बताना, ये बनते कैसे थे, कैसे क्या क्या आपके पास इनकी मशीनें थी, कैसे काम करती थी? देखो बेटा, ये सिनाइड बनाने के लिए बेल्जियम से आता था बीटा पिकोलिन। बेल्जियम से? हाँ, अच्छा। तो बीटा पिकोलिन आता था, और बीटा पिकोलिन को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करना पड़ता था। उसके बाद वो जो तैयार होता था, तो जस्ट लाइक के घी, देसी घी, गाय के घी जैसा। हाँ, उसको फिर बड़े बड़े फ्लास्क होते थे 20-20 लीटर के, अच्छा, उसमें भर के, और उसमें नाइट्रिक एसिड का एडिशन होता था, और उसको टेम्परेचर दिया था जाता था करीब शायद 180 डिग्री। तो वैसे कम से कम 6 फ्लास्क चलते थे, 6 फ्लास्क 20-20 डिग्री के, 20-20 लीटर के, जिसमें वो चलते थे। उसमें करीब करीब 24 मेरे ख्याल से 12 घंटा 13 घंटा वो हीटिंग और वो एडिशन चलता रहता था। उसके बाद वो ठंडा होता, ठंडा होने के बाद उसको फिर निकालते थे। निकालने के बाद उसका कहना चाहिए वो होता था, क्या कहेंगे अपन, उसको फिल्टर करते थे, जैसे अपनी वॉशिंग मशीन घूमती ना, ऐसा हमारे यहाँ। हाँ, ऐसा ऐसा वो नहीं, ऐसा वो था सेंट्रीफ्यूग। तो सेंट्रीफ्यूग में फिर उसको घुमा के वो लिकर निकल जाता था, पाउडर बचता था। उस पाउडर को फिर अमोनिया गैस के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता था, पानी के साथ। तो उसमें अमोनिया का एडिशन होता था, फिर उसमें स्टीयरिंग चलता था, और करके वो फिर जस्ट लाइक ए कर्ड बन जाता है, दही जैसा बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा बन जाता है। 200 लीटर का हमारा वो जस्ट लाइक ए पतेला ऐसा था वो। हाँ, उसमें करते थे। और बाहर उसकी जैकेट थी जिसमें ठंडा पानी घूमता था। अच्छा, टेम्परेचर में। हाँ, फिर वो होने के बाद उसको फिल्टर करते थे। फिर उसको फिल्टर करके वो पाउडर निकलता था, उसको बोलते थे निकोटीन। उस निकोटीन को फिर ट्रीटमेंट का आगे की प्रोसेसिंग करते थे। तो आगे की प्रोसेसिंग करने के बाद फिर वो नियासिनामाइड बनता था। फिर उस पाउडर को ड्रायर में ड्राई करना पड़ता था, और ड्राई करके और फिर वो खोखो में
पॉलीथीन में और कोको में पैक होकर जाता था, पर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, मगर उस प्रोडक्ट का रेट नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। वही बात है कि वो जैसे दुश्मन कंट्री मारती है ना, उस ढंग से यहाँ की इंडस्ट्री को चाइना ने मारा है बस। फिर रेनी निकल कैटलिस्ट बनाया था, तो उसके लिए एल्यूमिनियम और निकल को मेल्ट करना और फिर उसका पाउडर बनाना और फिर उसको ट्रीटमेंट करना। तो उसमें जो रेनी निकल कैटलिस्ट बनता था वो पाउडर ऐसा बनता था कि उसको हमेशा पानी में ही कवर रखना पड़ता। पानी से अगर बाहर निकाल के उसको कागज पे फैला दिया, काला काला पाउडर बनता था, तो अपने आप फुलझड़ी जैसा जल जाता था। अच्छा, अपने आप हवा में आते सी। हाँ, वो जैसे ही उसका पानी सूखा तो फुलझड़ी जैसा जल जाएगा वो। तो वो बना खतरनाक। हाँ, फिर बनाया था जीएनटी। हाँ, तो जीएनटी में यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट मिलके और बनता है, एक कैटलिस्ट होता है वो लगता है, और वो सब करके और प्रोसेसिंग होके जीएनटी बनता है। तो अभी हमने दादू से ये सब चीजें समझी कि हम कैसे जीएनटी बनता है, कैसा वो कैटलिस्ट बनता है, डायनामाइट बनता है। देखो बेटा, हमने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, और मैंने शॉर्ट में तुमको ये बताया अभी तक। हाँ, बताया। अगर और जो घटना हुई, जब हुई, जैसे हुई, वो अगर सारी चीजें बताऊं तो शायद एक बहुत लंबा हो जाए, इसलिए मैंने वो शॉर्ट में बता दी है। और सही चीज ये है कि अगर सारा निचोड़ निकालो तो फिर ये है कि तकदीर में अगर लिखा नहीं है तो क्या रोना, जो भगवान करे जो सही। बिल्कुल, बस। और जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सबसे बढ़िया है कि हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या बात है। बस ये जिंदगी का फलसफा है प्यारे, सही मायने। तो दादू, वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जिस टॉपिक पे हमने कवर किया है, बहुत सीरियस टॉपिक था, पर आपके साथ बात करते हुए बिल्कुल भी बोरियत या सीरियसनेस लगती नहीं है। बड़ा मजा आता है इन टॉपिक पे चर्चा करने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। देखो बेटा, अगर रोने बैठ जाओ कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे तो रोता काहे को साले, भगवान ने हंसने गाने के लिए जिंदगी दी है, हंसो मुस्कुराओ। अरे वो एक कोई शेर है कि शायद मुकद्दर का सिकंदर का, सुख को ठोकर मार, दुख को अपना, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। तो ये सुख को ठोकर मार, हाँ, और दुख को अपना। मेरे समझ नहीं, सुख को जब ठोकर मार देगा दुख को अपनाएगा। हाँ, ऐसा कुछ है उसमें, मतलब मुकद्दर का सिकंदर में कुछ है ऐसा। हाँ, तो मतलब ये है कि दुख को भी अपना ले, डर मत। अच्छा, हाँ, तो उनसे पीछे मत हटो। हाँ, मतलब दुख से भी घबरा मत। हाँ, दुख को भी अपना ले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद तू कहना चाहिए कि मुकद्दर का बादशाह बन जाएगा, क्योंकि फिर जब खुशी आएगी तो वो भरपूर आएगी फिर। अच्छा, उसका मतलब ये निकलता है। हाँ, तो ये है। और जिंदगी कहना चाहिए कि हंसते मुस्कुराते जियो, कैसी भी समस्या आ जाए घबराओ मत। तो कई बार अखबार में देखता हूँ वो सुसाइड कर लिया, उसने फांसी लगा ली, उसने ऐसा कर लिया। अरे क्यों करा? बच्चे भी ऐसे होते हैं। मेरे अभी मैंने आज के पेपर में पढ़ा कि वो पति ने पत्नी को मार के घर में से निकाल दिया, दारू पीता है वो, जो भी करता है। 4 बच्चे, तो उसने वो बच्चों को लेके पास में कुआं होगा, उसका खेत होगा, वहां गई, 4 बच्चों को, 3 बच्चों को तो कुएं में फेंक दिया और एक बच्चे को कमर में बांध के कूद गई। अब खुद को तो तीरना आए, और जो कमर में बच्चा बंधा था वो तो मर गया बेचारा। ओ बाप रे। और वो बच गई। पर ये स्थिति भी क्यों आए? नहीं है तो तू भूखे नहीं मरेगी, तेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। तेरे को संघर्ष करना चाहिए, तेरे को पुलिस चौकी में जाना चाहिए, थाने में जाना चाहिए। नहीं है सरपंच के यहाँ जाओ, किसी के यहाँ जाओ, नहीं है अपने पीयर वालों को बुलाओ, कुछ भी करो। मतलब ये है कि घबराओ मत। मैंने भी इतना कष्ट उठाया बेटा, और मेरे परिवार ने कहा हम सुसाइड कर सकते थे, इतना खतरनाक टाइम पास किया उस जमाने में। पर उस समय ईश्वर भक्ति हमने खूब करी, और ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति होता है जो कैसी भी समस्या हो उसमें से निकाल के बाहर करता है। उसमें से निकाल के बात करता, बिल्कुल। ईश्वर अटल सत्य है, दुनिया साथ नहीं देगी पर ईश्वर साथ देगा। बिल्कुल। तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण पूरा होना चाहिए, तुम्हें भगवान से प्रेम होना चाहिए,
तो भगवान तुमको जवाब देगा। मैंने ये चीजें फेस करी जिंदगी में, मैंने जवाब मांगा, करते सुनता है कि नहीं सुनता है? दूसरे दिन उसका जवाब आ गया। क्या बात करो आप, भगवान वो चीज है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कोई सुसाइड मत करना। बस ये सुसाइड वाले पे मैं कुछ अलग से कुछ बोलूंगा, तेरे को बताऊंगा। बिल्कुल, अब अगली बार कभी इंटरव्यू लेंगे हाँ, बिल्कुल। तो अपन कुछ उस बात पे करेंगे कि लोगों को कुछ हिम्मत आए, और नर्वस जो लोग हो वो नर्वस मत हो यार, कैसी भी परेशानी बहुत मत घबरा। कॉमन चल रहा है कि लोगों को एंजाइटी ज्यादा हो जाए, डिप्रेशन चले जाते हैं। आजकल वो लोन ले लेते किस्तें भरने नहीं आती है, नौकरी छूट जाए तो वो घबराने लगा, बेच दे सब सामान, चुका दे, 4 बर्तन रख ले खाने बनाने के, छुट्टी कर, काय करता है, फिर कमाएंगे फिर आएगा। इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए, सब आपके जैसे थोड़ी होती। हाँ तो करना पड़ेगी, आप में बहुत ज्यादा हिम्मत है। मर्द का बच्चा है, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। क्या बात। जब तो आज इतना शानदार इंटरव्यू हो चुका है दादू आपका। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, अपने जो व्यूअर्स है उनको बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका टॉपिक जो है, मैं अभी आपको बस एक टाइटल बता देता हूँ, आध्यात्म के ऊपर रहेगा। बहुत जल्दी वो भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जय हिंद, जय भारत। जय भारत।